नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ओनली स्टडी पे आपका स्वागत है। आज हम हिस्ट्री का प्रागैतिहासिक काल पढ़ेंगे, जो हमने पिछली क्लास में देखा था। जब हमने पिछली क्लास में इतिहास के सिलेबस को डिस्कस किया था तो हमने प्रागैतिहासिक काल के बारे में भी देखा था। हमें उसके बारे में पढ़ना है। आज मैंने आपको बताया था कि हम हिस्ट्री में अब आगे बढ़ेंगे तो हम पहले प्रागैतिहासिक काल पढ़ेंगे, जो बिल्कुल बेसिक से है। जो सबसे पहले हम हिस्ट्री में प्रागैतिहासिक काल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, उसमें क्या क्या डिटेल है, वो सब आज हम इस क्लास में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रागैतिहासिक काल में एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1820 ईस्वी में प्रागैतिहासिक काल में एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1820 ईस्वी में इसे 3 भागों में विभाजित किया था। ठीक है दोस्तों, उन्होंने प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में विभाजित किया था। वैज्ञानिक का नाम है जर्गेनस थॉमसन। क्या नाम है वैज्ञानिक का? जर्गेनस थॉमसन ने प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में वर्गीकृत किया था। ठीक है, उन्होंने इसको 3 भागों में वर्गीकृत किया था। हम वो 3 भाग देखेंगे। उन्होंने पहला भाग पाषाण काल, दूसरा कांस्य युग व लौह युग, इसे 3 भागों में वर्गीकृत किया था। पाषाण, कांस्य और लौह युग में उन्होंने प्रागैतिहासिक काल को वर्गीकृत किया था। ठीक है, उन्होंने 1820 ईस्वी में जर्गेनस थॉमसन ने प्रागैतिहासिक काल को पत्थरों के आधार पर, मतलब पत्थर, हम इसे पत्थर का काल भी कर सकते हैं, पत्थर के काल के आधार पर इन्होंने इसे 3 भागों में वर्गीकृत किया था। पाषाण, जिसमें पाषाण की धातु, और कांस्य, जिसमें कांस्य की धातु, और लौह, जिसमें लोहे की धातु का प्रयोग हुआ था। इसलिए इन्होंने इसे 3 भागों में वर्गीकृत किया था। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे एक और क्वेश्चन आता है एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट है प्रागैतिहासिक काल के बारे में या हिस्ट्री के बारे में, जिसमें पूछा जाता है कि भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहते हैं। तो भारतीय पुरातत्व के जनक है अलेक्जेंडर कनिंघम। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व के जनक है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, इतिहास को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहला है प्रागैतिहासिक काल, और दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो हमने प्रागैतिहासिक काल से इसे स्टार्ट किया। ठीक है, तो हम प्रागैतिहासिक काल को 1820 ईस्वी में जर्गेनस थॉमसन ने इसे 3 भागों में, मतलब पत्थरों के औजारों के आधार पर इसे 3 भागों में वर्गीकृत किया। पहला भाग है पाषाण काल, दूसरा कांस्य युग और तीसरा लौह युग। उन्होंने इसे 3 भागों में वर्गीकृत किया। अब हम प्रागैतिहासिक काल को पढ़ेंगे, जिसमें हम पाषाण के आधार पर इसे 3 भागों में वर्गीकृत करेंगे। तो पाषाण के आधार पर हम इसे 3 भागों में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में इसे वर्गीकृत करेंगे। ठीक है, हम इन तीनों कालों में जिसे हम प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं। हम 3 भागों के अंदर की डिटेल की जानकारी पढ़ेंगे कि इन 3 भागों को इन्होंने इनके कामों के आधार पर वर्गीकृत किया गया कि इसमें किसकी खोज हुई थी, इसमें किस प्रकार के साक्ष्य मिले थे, इसमें किस धातु का या औजार का प्रयोग हुआ था, इसमें किस धातु या औजार का प्रयोग, मतलब वह पहले के जो लोग थे जो पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल और मध्य से नव पाषाण काल तक क्या इनमें विकास हुआ था। तो इनमें विकास हुआ था। विकास कैसे? जो पूरा पाषाण काल में वो कम औजारों, उनको औजारों का पता नहीं था, वो थोड़े उनके मध्य पाषाण काल में जाके उनके थोड़े औजार विकसित हो गए। उसके बाद नव पाषाण काल में जाके और उनके औजार विकसित हो गए। ठीक है, या उनके रहन सहन की, भोजन की व्यवस्था में सुधार आया। इस प्रकार से हम इन 3 कालों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम सबसे पहले देखेंगे पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का जो काल है, जो समय है, वह हम 25 लाख से 10,000 BC के मध्य में मानते हैं। ठीक है, इसका काल 25 लाख से 10,000 BC यानी ईस्वी पूर्व के मध्य माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे हम मध्य पाषाण काल का समय। तो इसका समय 10,000 से 4,000 BC के मध्य माना जाता है। ठीक है, और उसके बाद तीसरा है हमारा नव पाषाण काल। इसका काल 4000 से 1000 BC के मध्य माना जाता है। ठीक, कि वह तब
पूरा पाषाण काल का जो मानव था वह किस प्रकार से अपना भरण पोषण करता था, किस प्रकार से गुजारा करता था, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो उसके बारे में हम देखते हैं। वह पूरा पाषाण काल मतलब उस समय वह आखेटक या शिकारी, वह शिकारी था। ठीक है, वह जानवरों का शिकार करता था और अपना पेट भरता था, भोजन की कमी पूर्ण करता था। ठीक है दोस्तों, और वह खाद्य संग्राहक था। ठीक है, खाद्य संग्राहक मतलब वह एक स्थान से दूसरे स्थान भटकता रहता था भोजन की तलाश में, क्योंकि उसे शिकार करना था तो वह एक स्थान पर नहीं रुकता था। मतलब जब अभी क्या होता है कि सब अपने अपने गांव और अपने शहर मतलब एक ही स्थान पे उनका, जैसे मेरा गांव क्या है, आपका गांव क्या है, आपके मतलब आपके समान स्थायी निवास है। ठीक है, पर उस समय क्या था, पूरा पाषाण काल में समान स्थायी निवास नहीं था। मानव एक स्थान से दूसरे स्थान भोजन के लिए भटकता रहता था। ठीक है, और वह शिकारी था, वह शिकार करता था। ठीक है, और उस समय पशुपालन नहीं था, मतलब मानव पशुपालन नहीं करता था, उसमें इतनी समझ नहीं थी कि वो पशुपालन करे। ठीक है, अब हम दूसरा पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में भी वह आखेटक शिकारी था, वह जानवरों का शिकार करके अपना पेट भरता था। ठीक है, और वह खाद्य संग्राहक था, मतलब वह मध्य पाषाण काल में भी एक स्थान से दूसरे स्थान भटकता रहता था अपने भोजन के लिए, शिकार करने के लिए। ठीक है, और इसमें मध्य पाषाण काल में एक ज्यादा विकास हो चुका था। मतलब कौन सा विकास, वह पशुपालन की शुरुआत कर चुका था। ठीक है, शुरुआत कर चुका था, मतलब सभी स्थानों पर पशुपालन नहीं होता था, मतलब कई सारे ऐसे स्थान थे जहां पे लोगों में समझ आ गई थी पशुपालन करने की, मतलब सभी जगह नहीं आई थी, कहीं कहीं आई थी। ठीक है, अब तीसरा है नवपाषाण काल। इसमें मानव ने पशुपालन शुरू कर दिया था। ठीक है, इसमें शुरुआत की थी, मतलब इसमें लगभग सभी कई सारी जगहों पर पशुपालन होने लगा था। ठीक है, और समान स्थायी निवास, अभी मैंने बताया कि पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में मानव खाद्य संग्राहक था, मतलब वह एक स्थान से दूसरे स्थान भटकता रहता था, पर नव पाषाण काल में वह समान स्थायी निवास करने लगा था, मतलब वह एक ही स्थान पर रहने लगा था। क्यों रहने लगा था, क्योंकि वो पशुपालन करने लगा था, तो पशुपालन करने लगा था, खेती करने लगा था, तो इसके लिए उसे एक स्थान पर रहना पड़ता था। ठीक है, इस कारण वह समान स्थायी, मतलब उसका वो समझने लगा था कि अपना घर रहे, अपने पशुपालन करना है, इस कारण वह एक स्थान पर रहने लगा था, मतलब वो समान स्थायी निवासी बन गया था। ठीक है, तीसरा देखेंगे हम औजारों के बारे में कि उस समय किस प्रकार के औजारों का प्रयोग होता था। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल के बारे में देखेंगे। पूरा पाषाण काल में क्वार्टजाइट शल्क ब्लेड के पत्थर से औजार बनाए जाते थे। किससे बनाए जाते थे, एक पत्थर था ये क्वार्टजाइट शल्क ब्लेड पत्थर, जिससे पूरा पाषाण काल में औजार बनाए जाते थे। ठीक है, और अब देखेंगे हम मध्य पाषाण काल के औजारों के बारे में। तो मध्य पाषाण काल में औजार माइक्रोलिम यानी सूक्ष्म पत्थर के औजार बनाए जाते थे। ठीक है, छोटे छोटे औजार या छोटे छोटे पत्थरों के छोटे छोटे औजार बनाए जाते थे। इनका प्रयोग हुआ कृषि में और पशुओं में, पशुपालन में या शिकार करने में इनका प्रयोग करते थे। ठीक है, उसके बाद नव पाषाण काल में वह स्लेट के बने पत्थरों के औजारों का प्रयोग करते थे। ठीक है, हम तीनों कालों के बारे में एक साथ देख रहे हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे देखेंगे कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में के जो साक्ष्य में प्राप्त हुए हैं, जो हमारे वैज्ञानिकों ने खोजे हैं, उनके बारे में देखेंगे कौन से काल में कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए, जिनके आधार पर हमने इनका वर्णन जाना, इनके बारे में जाना। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे पूरा पाषाण काल के बारे में। तो पूरा पाषाण काल में अतिपक्कम तमिलनाडु, टीएन का मतलब तमिलनाडु, अतिपक्कम तमिलनाडु, हथनोरा। ठीक है, हथनोरा मतलब अतिपक्कम तमिलनाडु और हथनोरा एमपी से मानव खोपड़ी के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए थे। ठीक है, मानव जो हमारे हम मानव हुए, हमारी जो खोपड़ी की जो पुराने जो पूरा पाषाण काल के मानव थे, उनकी जो खोपड़ी के साक्ष्य है वो अतिपक्कम तमिलनाडु और हथनोरा एमपी से मानव की खोपड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। ठीक है, उसके बाद भीमबेटका एमपी जो मध्य प्रदेश में उपस्थित है, भीमबेटका की जो नर्मदा घाटी है, वहां से चित्रकारी के प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुए थे। चित्रकारी के साक्ष्य भीमबेटका से प्राप्त हुए थे। ठीक है, हम भीमबेटका जाते हैं तो वहां पे वो प्राचीनतम साक्ष्य हमें दिख जाते हैं जो प्राप्त हुए थे भीमबेटका से। प्राचीन वहां पे भीमबेटका में चित्रकारी बहुत ही ज्यादा हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो वहां से भीमबेटका जो एमपी में उपस्थित है, जहाँ की नर्मदा घाटी से चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य में प्राप्त हुए थे। ठीक है, ये नर्मदा घाटी में है, ये भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी में उपस्थित है भीमबेटका, यहाँ से चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे।
जो जिन्हें हम तीनों कालों में मानते हैं, मतलब तीनों कालों से, मतलब ये पता नहीं है कि ये कौन से काल से प्राप्त हुए, तीनों कालों की चित्रकारी के साक्ष्य हमें भीमबेटिका से प्राप्त हुए। ठीक है, तीन काल, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल से। ठीक है, और मिर्जापुर से जो साक्ष्य हमें प्राप्त हुए, जो प्राचीन पुरापाषाण काल के साक्ष्य है, वो भी हमें तीनों कालों के बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है, और ये जो भीमबेटिका के जो साक्ष्य मिले हैं, ये भी हमें तीनों कालों के बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे मध्यपाषाण काल के साक्ष्य। चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश, चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश से मृदभांड के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। मृदभांड मतलब जो बर्तन है, पुराने जो मध्यपाषाण काल में जो बर्तन प्रयोग में लाते थे, उनके साक्ष्य में चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए। ठीक है, दूसरा बागोर जो राजस्थान में उपस्थित है, और आलमगढ़ मध्य प्रदेश से हमें पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक है, यह हमें मध्यपाषाण काल के बारे में जानकारी देते हैं कि मध्यपाषाण में पशुपालन शुरू हो चुका था। ठीक है, तो ये चौपानी मांडो यूपी और मृदभांड ये बागोर राजस्थान, आलमगढ़ मध्य प्रदेश से पशुपालन के साक्ष्य में प्राप्त हुए। ठीक है, अब तीसरा देखेंगे हम नवपाषाण काल के बारे में। नवपाषाण काल में हमें बुर्जहोम में गर्तवास से कब्र में मालिक के साथ कुत्ते के प्रमाण मिले। ठीक है, इसमें क्या है कि जब किसी मानव की मृत्यु हो जाती थी, वो कुत्ता पालता था, मतलब वो पशुपालन शुरू हो चुका था नवपाषाण काल में। ठीक है, नवपाषाण काल में पशुपालन शुरू हो चुका था, तो वह पशुपालन में कुत्ते को भी पालता था। तो वह जिस कुत्ते को पालता था, उसको भी उसके मालिक के साथ जमीन के अंदर उसकी समाधि बनाते थे। जब उसकी मृत्यु हो जाती तो कुत्ते और मालिक दोनों की कुत्ते के मालिक के साथ कुत्ते को भी अंदर उसकी समाधि बनाते थे। तो उसके साक्ष्य हमें बुर्जहोम से मिले हैं, गर्तवास से कब्र में मालिक के साथ कुत्ते के साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक है, और कोंडिहवा उत्तर प्रदेश से हमें चावल के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक है, कोंडिहवा उत्तर प्रदेश जो यूपी में उपस्थित है, कोंडिहवा, वहां से हमें चावल के प्रथम साक्ष्य मिले हैं कि यह कृषि भी करने लगे थे नवपाषाण काल में, और चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, चावल की खेती इन्होंने की थी। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने इतिहास के तीन स्रोत, जिसमें प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में हमने पहला वाला जो है हमारा प्रागैतिहासिक काल के को हम तीन भागों में वर्गीकृत किया, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। ठीक है दोस्तों, अब हम इस क्लास को यही समाप्त करते हैं। आगे की क्लास में हम आगे का डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इसमें ही ताम्रपाषाण काल है उसको हम पढ़ेंगे। जो अभी हम प्रागैतिहासिक काल पढ़ रहे हैं, इसमें हम आगे ताम्रपाषाण काल है उसे हम समझेंगे अगली क्लास में। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।